हम बात कर रहे हैं यूके में फैमिली वीज़ा के हवाले से। आपके भी इल्म में है कि बहुत ज़्यादा ये खबरें वायरल हैं, लेकिन कानून क्या है? क्या वाकई फैमिली वीज़े जो है वो धड़ाधड़ लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है सर? जी थैंक यू चौधरी साहब। अब ये सोशल मीडिया के अंदर जो वीलॉग्स बन रहे हैं कि यूके ने फैमिली वीजा ओपन कर दिया है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। ऐसी अच्छा कोई बात नहीं है, ना ही यूके ने कोई ऐसी लूट सेल लगाई है। अच्छा वीलॉग के अंदर थंबनेल तो ये होना चाहिए था कि यूके ने जो कवानीन है वीजा के वो सख्त कर दिए हैं और इमिग्रेशन रूल को सख्त कर दिया है, ठीक है। जबकि उसके उल्ट गलत मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज फैला के जस्ट लोगों को अपना चैनल दिखाने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि यूके के अंदर कुछ इमिग्रेशन कवानीन में या यूके के फैमिली कवानीन में नरमी आई है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम उनको चैलेंज करते हैं कि अगर यूके ने कोई फैमिली वीजा ओपन किया है या कोई नई लूट सेल लगाई है या उसको आसान किया है या इवन यूके फैमिली वीजा में कोई तब्दीली भी किया है तो वो आपके चैनल की तवज्जो से लेकर आए। अदरवाइज वो ऐसे थंबनेल और ऐसे वीलॉग्स को उनको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। अच्छा बड़ा साहब, ये तो यकीनन आपने बात कानूनी पहलुओं को देखकर की है, लेकिन फैमिली वीज़ा है तो सही। आप मुझे बताएं कि ये फैमिली वीज़ा क्या है? पहले इसका प्रोसीजर बताएं कि फैमिली वीज़ा क्या है। जी, फैमिली वीजा की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। नंबर 1, जो ब्रिटिश सिटीजन यहाँ पे मौजूद हैं, अगर वो जी अपने फादर को मदर को बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए एक फैमिली विजिट कैटेगरी मौजूद है कि वो उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। नंबर 2, अच्छा जो यहाँ पहला, पे जी पहली कैटेगरी पे आएंगे, वो विजिट की कैटेगरी आप कह रहे हैं। जी ठीक है, दूसरी तो बताइएगा। जी दूसरी, वही ब्रिटिश सिटीजन जो हैं, अगर उनके ऐसे वालदैन हैं जो कि बूढ़े हो चुके हैं और उनका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है और वहां पे कोई और उनका डिपेंडेंट नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है जो उस बूढ़े वालदैन को लुक आफ्टर कर सके, तो उसको एल्डरली डिपेंडेंट वीजा कहते हैं। तो जो ब्रिटिश सिटीजन और सेटल्ड लोग हैं जो बेनिफिट ना लेते हों, वो अपने वालदैन का जो फैमिली वीजा है, सेटलमेंट वीजा है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें वीजा लगने का चांस या थ्रेशोल्ड बहुत हाई है और बहुत कम वीजा लगता है, लेकिन कैटेगरी मौजूद है। आगे ठीक चलें। है ठीक है। अच्छा, दो कैटेगरियों का आपने जिक्र कर दिया है। एक तो विजिट पे आएंगे, विजिट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और दूसरा जो आपने कहा कि एल्डरली उनकी लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसकी क्या कितनी सैलरी का थ्रेशोल्ड है, कितने आपके पास घर होने चाहिए, कितना आपके पास पैसा या तनख्वाह होनी चाहिए कि आप ये जिम्मेदारी बेड़ा उठा सकते हैं? जी, जो जर्नल फैमिली विजिटर वीजा है, बहन भाई वालदैन ने जस्ट 6 मंथ्स के लिए 4 वीक्स के लिए विजिट करने के लिए आना है, तो उसके लिए तो 3 चीजों का जो साबित करना जरूरी होता है कि जो बंदा पाकिस्तान में है उसने अपनी फैमिली टाइज साबित करनी है, उसकी कितनी बड़ी फैमिली है और वो उनके साथ डीपली रूटेड है कि वो पाकिस्तान वापस चला जाएगा। दूसरी बात, उसने अपनी फाइनेंशियल टाइज साबित करनी है कि क्या उसके पास अवेलेबल फंड्स हैं जो मीट द कॉस्ट ऑफ द टूर कर सकते हैं। और तीसरी बात, उसने ये साबित करना है कि वो सोशली वहां पे कितना लिंक्ड है। तो अगर ये 3 टाइज को, ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर है, वीजा ऑफिसर की मर्जी है, चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, तो ये 3 ग्राउंड्स अगर वो प्रूव करता है कि सोशल, फैमिली और फाइनेंशियल टाइज स्ट्रांग है, तो फिर उसके बाद वीजा लगने का, फैमिली वीजा लगने का, विजिटर वीजा लगने का चांस जो है वो ज्यादा हो जाता है। जो भी शख्स यहाँ से उसको इनविटेशन भेजेगा पाकिस्तान में, एक तो वो अपने सरकमस्टांसिस जो है वो बताएगा कि उसके ये सरकमस्टांसिस हैं, और यकीनन जो वहाँ पर वीज़ा अफसर है वो देखेगा कि ये बंदा इसके डॉक्यूमेंट को असेस करेगा, और वो असेसमेंट के बाद अंदाज़ा लगाएगा कि ये शख्स वापस भी जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सारे आप देखें जो असाइलम सीकर्स इस तरह के केसेस होम ऑफिस ने और बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान के हुकाम को शिकायत की है कि ये लोग स्टूडेंट आए थे और ये लोग विजिट वीज़े पे आए थे और ये वापस नहीं गए, गैर कानूनी तौर पर आए थे। ये चीज़ें तो मौजूद हैं, फिर ओवर स्टे भी हो जाते हैं। लेकिन अब देखें, मैंने जो सवाल किया है कि जो लोग बेनिफिट यूके में लेते हैं, ज़ाहिर बात है कि जो शख्स आपके पास आ रहा है तो आपके पास भी उसकी अकोमोडेशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद जितने दिन भी वो यहाँ पे रहेगा वो प्रूफ ऑफ फंड्स शो करेगा। एक तो टिकट उसने खरीदनी है, टिकट उसको कौन लेके दे रहा है,
फिर वो कहाँ पे रहेगा, पाकिस्तान में वापस जाने के लिए उसको देखेंगे कि इसकी मलकियत में कुछ है, कोई बिल इसके नाम है, बिजली पानी गैस का, कोई और इस तरह की चीज़ें नाम है, तो फिर ही वो कंसिडर करेंगे ना। लेकिन अब सवाल जहाँ से मैं कर रहा हूँ कि जो बेनिफिट लेता है शख्स, कौंसल के घर में रहता है, अक्सरियत आप देखें कि यहाँ पर काफ़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कौंसल के घरों में रहते हैं या बेनिफिट ले रहे हैं या कोई डिसेबिलिटी ले रहे हैं या इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो वो आप समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स बेस पे अप्लाई करेंगे, किस तरह से उनको वो है वो अहल होंगे? वो तो डरते हैं बेचारे कि शायद हमें वीज़ा ही ना लगे, वो तो कई बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। जी, उसमें एक होता है सर लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप और एक होता है लेटर ऑफ इनविटेशन। सो लेटर ऑफ इनविटेशन में और स्पॉन्सरशिप के वर्ड्स में वेरी क्लियर डिस्टिंक्ट फर्क है। स्पॉन्सरशिप मीन कि यू विल मेंटेन अकोमोडेट, यू विल प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड यू विल बियर द एक्सपेंसेस। जबकि लेटर ऑफ इनविटेशन में ये होता है कि एक आदमी कौंसल उसके अंदर रह रहा है, बेनिफिट ले रहा है, उसकी बेटे की शादी है, वो अपने भाई को इन्वाइट करना चाहता है, तो वो जस्ट एक लेटर ऑफ इनविटेशन भेजेगा कि मैं इसको इनवाइट करता हूं टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी या टू अटेंड द बर्थडे ऑफ माय डॉटर, माय बेबी ऑन दैट डेट। और उसमें जो फिर पाकिस्तान से बंदा आ रहा है वो अपना होटल booking.com से जाके होटल बुक करवाए उतने डेज का, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाए और उसके बाद अपनी फाइनेंशियल्स को साबित करे। और यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किया कि वो कैसे सेटिस्फाई करेगा वीजा ऑफिसर को कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरे सोशल हैं। यस, एक और ऑब्जेक्शन लगता है, वो ऐसे साबित कर सकता है उसके अगर 4 फैमिली मेंबर हैं, 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो वो उनका FRC के साथ पासपोर्ट्स की कॉपी लगाए। और अगर उसके सिबलिंग्स जो हैं वो जॉब्स करते हैं तो उनके जॉब्स के लेटर लगा दे, अगर वो पढ़ते हैं तो वो स्कूलों के लेटर लगा दे। तो इसको बोलते हैं वेयर अबाउट्स। आप अक्सर रिफ्यूजल में लिखेंगे, देखेंगे कि वीजा ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है, यू हैव मेंशन्ड 9 फैमिली मेंबर्स बट यू हैव नॉट टोल्ड अस the whereabout those family members. So on those ground, people just use the FRC. FRC is not the sufficient. We have to establish the evidence. The members, family members जो mentioned in the FRC, they are actually living in Pakistan and with them. And we can prove that through the school letters, college letters, employment letters, and passports and ID cards that they are actually living there with them. So in this way, वो अपनी family ties को वेयर अबाउट साबित करके स्ट्रांग कर सकते हैं और फाइनेंस अपनी साबित करेंगे कि यस मैं जा रहा हूं, मेरा रिलेटिव है, मैं उससे फंडिंग नहीं लूंगा, उसकी अकोमोडेशन में नहीं रहूंगा, आई विल बी लिविंग इन अ होटल, आई एम बेयरिंग माय ओन एक्सपेंसेस। अच्छा, ये ठीक है, ये बड़ा सा देखें बिल्कुल। मैं मेरा जो सवाल था बड़ा सादा सा था और मैं चाहूँगा कि उर्दू में सादा से तरीके से बता दें कि आपने कह दिया कि बेनिफिट वाला बंदा जो है वो बुला सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं है। वो लेटर ऑफ इनविटेशन देगा, लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं देगा, सिर्फ दावतनामा देगा कि शादी है, बीमार हूं, बर्थडे आए विजिट करें, लेकिन उसमें लिखेगा कि ये अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, वो तो ठीक है, वो वीज़ा ऑफिसर की मर्जी है, वो सर्टिफाइड होता है तो उसको वीज़ा देगा या नहीं देगा, लेकिन ये बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात पे हम आएंगे कि जो कैटेगरी हमने बात की कि आपने कहा कि जो एल्डरली है उसमें सिर्फ पेरेंट्स ही हैं या बहन भाई भी, अगर वो आप वो भी आ सकते हैं, कोई ऐसी कैटेगरी मौजूद है? जी, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक्सपेंशन कर देता हूं। जो ब्रिटिश सिटीजन हैं उनके लिए सिर्फ फादर और मदर ठीक है आते हैं एल्डरली डिपेंडेंट में, जबकि इसको अगर एक्सपेंड करें तो जो EU सिटीजन यहाँ पे सेटल स्टेटस पर हैं वो फादर, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, वो दोनों कैटेगरीज को एडजस्ट कर सकते हैं, वो यूरोपियन जो है। ठीक है, अब बहन भाई जो है उनकी जो रिलेटिव आपके बहन भाई जो सिबलिंग्स हैं आपके सबसे क्लोज, वो इसमें नहीं आते, वो आते नहीं, डिपेंडेंट में सिर्फ उस कैटेगरी में नहीं आते। उनके लिए कैटेगरी मौजूद है कोई आपके ख्याल में? बहन भाइयों के लिए इस वक्त कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं, ठीक होगी। अच्छा, जो आप एल्डरली की आप बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा मुख्तसर बताइएगा कि उसका फिर क्या आपकी क्या फाइनेंशियल जो हैसियत है वो क्या होनी चाहिए? आपका अपना घर होना चाहिए या आप कोई जिस तरह सैलरी, कोई जो फाइनेंशियल कंडीशन है या कारोबार है उसकी कोई तय है इस बारे में? उसके सबसे पहली बात यह कि वो बंदा पब्लिक बेनिफिट, हाउसिंग बेनिफिट, यूनिवर्सल क्रेडिट, कोई भी किसी तरह का बेनिफिट ना लेता हो। नंबर 2, वो अपने आप को बहुत आला तरीके से बड़े अच्छी इनकम, हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम
देयर इज नो लेवल, इनकम की मेंशन नहीं है कितनी होनी चाहिए। अच्छा, नहीं रिकोर्स टू पब्लिक फंड हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम हो, और उसके बाद वो एक अंडरटेकिंग देता है कि नेक्स्ट 5 years तक, 5 साल तक वो बंदा कभी पब्लिक बेनिफिट क्लेम नहीं करेगा। तो अच्छा। फिर जी, और फिर वहां पर पाकिस्तान में उसने ये साबित करना है कि इसको जो मेंटेन एंड अकोमोडेट कर रहा हूं वो ऑलरेडी मैं ही पैसे भेजता हूं, रेमिटेंस भेजता हूं, और वो उसी सारी से वो अपनी मेडिसिन और अपने अखराजात पूरे करते हैं। वो ये सारी उसका वो सारी स्लिपें और सारे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेजने पड़ते हैं आपको कि ये पैसे इतने भेजे। तो पहले तो मैंने देखा काफ़ी आसान था। ईयू की आपने बात की है कि वो दोनों जो अपने डैड और फादर और जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो उनको भी बुला सकते हैं। तो उनको बुलाने के बाद उसके लिए फिर ईयू के लिए वो सेटलमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, या क्या उसका क्या कानून होगा फिर? उसको कहते हैं जी फैमिली परमिट अंडर द ईयू सेटलमेंट स्कीम फॉर द पेरेंट्स। सो उसमें भी सेम ही फार्मूला है कि वो उनको रेमिटेंसेस भेजते हूं और वो टोटली फाइनेंशियली इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड करते हो, और जिस अकोमोडेशन में रह रहे हूं वो भी यूरोपियन जो लोग हैं उन्होंने प्रोवाइड की हो, या उसका रेंट पे करती हूँ, अगर वो बीमार है तो उनकी मेडिसिन के वो पैसे देते हूँ, और उस वजह से उनकी जो बिलिंग है वो भी यही इन्हीं फंडिंग से पे होती है, और उसको बकायदा एविडेंस से साबित करना होता है। फॉर इंस्टेंस हमने 300 पाउंड भेजा है, 1 लाख रुपया बनता था, उसमें इतने उसने बिजली के दिए, इतने खाने पे दिए, और वो मार्च से रसीदें वगैरह भी लगानी पड़ती हैं, और आपको डिपेंडेंसी प्रूव करनी पड़ती है। ये साबित करना पड़ता है कि पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से, अगर इजाजत दे तो एक एग्जाम्पल से मैं साबित कर सकता हूं। फॉर इंस्टेंस अल्लाह ना करे एक पेरेंट्स हैं जो ईयू के, वो वहां रह रहे हैं, उनका कोई जो भी उनका लुक आफ्टर करने वाला था वो किसी और मुल्क में चला जाता है, और वो लास्ट 6 मंथ से उनको कोई लुक आफ्टर करने वाला, लास्ट 6 मंथ से वो रेमिटेंसेस और इससे सपोर्ट लेना शुरू कर देते हैं, डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो वो ये साबित करें कि मैं लास्ट 6 मंथ से डिपेंडेंट बना हूं। इसमें लॉ ये कहता है कि डिपेंडेंसी एक्चुअली मस्ट एग्जिस्ट, डिपेंडेंसी होनी चाहिए। कानून ये नहीं कहता 6 साल से, वीजा ऑफिसर रिजेक्ट करता है कि यू हैव नॉट सॉरी कि आपने लंबे अरसे से डिपेंडेंसी के डॉक्यूमेंट नहीं दिए, जो कि अनलॉफुल है, इलीगल है, वो कोर्ट में जाके नल एंड वाइड हो जाता है और वीजे लग जाते हैं। अगर प्रॉपरली डिपेंडेंसी को साबित किया जाए रेमिटेंसेस से, वहां पे एक्सपेंस रिसीट से, रेंट पेमेंट से, बिल पेमेंट से, मेडिकल पेमेंट से, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए 6, 7, 8 मंथ्स का, और फिर वीजा अप्लाई किया जाए, तो ईयू के अंदर वीजा लगने का चांस इनिशियल स्टेजेस पे या फिर अपील के अंदर वेरी गुड होता है।